हेलो फ्रेंड्स, हम ध्वनि वाला टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि जनरल साइंस का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, जिसमें हमने ध्वनि के संचरण की प्रक्रिया कैसे होती है, ध्वनि कैसे काम करती है, कैसे उत्पन्न होती है। इसके अलावा हमने आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवर्तकाल जैसे शब्दों के बारे में पढ़ लिया था। इससे आगे हम ध्वनि के साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे शब्द भी और भी शब्द होते हैं जिससे हमें पता चलता है किसी की ध्वनि मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की तीक्ष्ण होती है, किसी की मृदु होती है, किसी की मीठी होती है, किसी की थोड़ी तीखी लगती है। तो ये सब ध्वनि के जो गुण होते हैं, वो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कैसे होती है। तो इसमें हम तारत्व है, प्रबलता है, आयाम है, इस तरह से जो ध्वनि को प्रभावित करते हैं उन सब शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम पढ़ेंगे कि ध्वनि की जो चाल है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, वो किस कारण से होती है और कौन से माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो आज से शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, जिसमें हम ध्वनि के आगे की जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ध्वनि में पूरा एनसीईआरटी से बेस पे पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की क्लास 9 की चैप्टर 13 नंबर टॉपिक है, जिसमें से हम ये ध्वनि वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, एलडीसी की या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से साइंस आती है, तो भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ध्वनि। तो ध्वनि में हम पढ़ते हैं, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला शब्द है तारत्व। तारत्व क्या होता है कि जो ध्वनि होती है वो हमारी तीक्ष्ण होती है अथवा भारी मोटी होती है। ठीक है, यानी किसी की तीखी होती है, किसी की मोटी होती है। होने के जो लक्षण है उसे ही ध्वनि का तारत्व कहते हैं। यानी ध्वनि का तालमेल बिठाना, यानी तीक्ष्ण या महीन अथवा भारी या मोटी होने का जो लक्षण होता है वो ध्वनि का तारत्व कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे पुरुषों की होती है वो मोटी होती है, थोड़ी अधिक भारी होती है, जबकि जो स्त्रियां होती हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सुरीली भी होती है और तीक्ष्ण भी होती है, महीन होती है। तो ये तारत्व के कारण होती है। बच्चों की आवाज़ सुरीली होती है, वो भी तारत्व के कारण ही होती है। तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता है उसको ध्वनि का तारत्व कहते हैं। यानी जो ध्वनि में तीक्ष्णता आती है उसे ही हम ध्वनि का तारत्व कहते हैं, जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी आवृत्ति इज प्रोपोर्शनल टू तारत्व होता है। यदि ध्वनि की आवृत्ति अधिक है तो तारत्व भी अधिक होगा, और यदि ध्वनि की आवृत्ति कम है तो उसका तारत्व भी कम होगा। जैसे हमने देख लिया। और आवृत्ति क्या होती है, हमने पहले पढ़ा था, एक सेकंड में उत्पन्न होने वाली जो कंपनों की संख्या है वही उसकी आवृत्ति होती है। तो उच्च आवृत्ति का तारत्व भी उच्च होता है और निम्न आवृत्ति का तारत्व निम्न होता है। इसी कारण से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की आवाज का जो तारत्व है वो उच्च होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूछ सकते हैं आपको एग्जाम्पल देखिए पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की, साथ में जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ का तारत्व उच्च होता है, उनकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। इसके कारण उनकी आवाज़ तीक्ष्ण या महीन होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि किसी जो ऑर्केस्ट्रा में वायलिन तथा बांसुरी एक साथ बजाई जाती है। ठीक है, दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम में चलती हैं और हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुँचती हैं। सब दोनों भाई, जब दो वाद्य यंत्र एक साथ बजाए जाते हैं, जैसे वायलिन है, बांसुरी है, जिसमें एक की आवाज़ मोटी, इसकी एक की सुरीली होती है, दोनों एक ही माध्यम वायु में चल रहे हैं और एक ही समय पर चलते हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियाँ भी एक चाल से चलती हैं। ठीक है, लेकिन जो ध्वनियाँ हम ग्रहण करते हैं वो दोनों की अलग अलग होती हैं। कि बांसुरी की हमें अलग सुनाई देती है, वायलिन की हमें अलग सुनाई जाती है। ऐसा ध्वनि से जुड़े लक्षण तारत्व के कारण होता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अगर किसी भी दो ध्वनियों में हमें विभिन्नता करनी हो, आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं, अगर जो दो ध्वनियाँ होती हैं उनमें विभिन्नता होती है वो किसके कारण से होती है, तो वो विभिन्नताएं तारत्व के कारण होती हैं। चाहे पुरुषों की स्त्रियों की आवाज़ में देख लो, चाहे दो वाद्य यंत्रों की आवाज़ में देख लो, किसी में भी जो विभिन्नता आती है वो तारत्व के कारण आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तारत्व के कारण आती है। किसी स्वरजित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। यानी एक तरह से तारत्व क्या हो गया कि यानी जो भी ध्वनि हमारी निकली है, जिस भी यंत्र से निकली है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, हमारा मस्तिष्क किस तरह से उसे ग्रहण करता है उसे ही हम तारत्व कहते हैं। जैसे स्त्रियों की आवाज़ को हम महीन रूप में हमारा मस्तिष्क ग्रहण करता है तो उनकी फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। इसके लिए अधिक तारत्व की आवाज़ हमें सुनाई जाती है।
जबकि पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है, जिसके कारण उनका तारतम्य भी निम्न होता है। किसी स्रोत या कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है, ठीक है, और उसका तारतम्य भी अधिक होता है। मतलब तीन चीज़ एक साथ इसमें जुड़ गई कि कंपनों की संख्या अधिक होगी तो आवृत्ति अधिक होगी, और आवृत्ति अधिक होगी तो तारतम्य अधिक होगा, और तारतम्य अधिक होगा तो आवाज़ में महीनपन अधिक होगा। तो विभिन्नता का कारण देख लिया, साथ में आवृत्ति तारतम्य से जुड़ी हुई होती है। विभिन्न आकार और आकृतियों की जो वस्तु हैं वे विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। तो हमने देख लिया, क्या देख लिया कि जो कंपनों की संख्या है उसके आधार पर आवृत्ति निर्भर करती है ना, ठीक है। जहाँ जितने कंपनों की संख्या होगी उसी के आधार पर आवृत्ति होगी, और जैसे ही आवृत्ति होगी वैसा ही उसका तारतम्य होगा। यानी ज़्यादा कंपनों की संख्या हो गई, उच्च आवृत्ति हो गई तो उच्च तारतम्य हो गया। कंपनों की संख्या कम है तो आवृत्ति निम्न हो गई तो उसका तारतम्य भी निम्न होगा। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपको ध्यान रखना है तारतम्य क्या होता है। जैसे इसे डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे जो तरंग है ध्वनि के रूप में चलती है, वो तरंग है जैसे उसमें जैसे कंपनों की संख्या कम है, क्या है, कंपनों की संख्या कम है तो आवृत्ति इसकी कम है, ठीक है, और इसकी आवृत्ति कम है तो उसका तारतम्य भी निम्न होता है। कैसा तारतम्य है उसमें, निम्न तारतम्य होता है। इसी प्रकार यदि जो उसमें कंपनों की संख्या अधिक है किसी भी ध्वनि में, तो कंपनों की संख्या ज़्यादा होने पर उसकी आवृत्ति कैसी हो जाएगी, उसकी आवृत्ति उच्च हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आवृत्ति उच्च आवृत्ति है, और अगर आवृत्ति उच्च है तो उसका तारतम्य कैसे हो जाएगा, उच्च तारतम्य की ध्वनि की तरंग उसमें मिलेंगी। और उच्च तारतम्य है तो ध्वनि कैसी होगी, तीक्ष्ण या महीन होगी, और निम्न आवृत्ति है तो जो तारतम्य है उसका निम्न होगा, और आवाज कैसी होगी, मोटी या भारी होगी। तो ये अगला शब्द है आयाम। आयाम जो है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एम्पलीफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। आपने कभी म्यूजिक देखा है, म्यूजिक जब चलता है तो जो म्यूजिक सेट करने वाले जो व्यक्ति होता है उसमें वो अभी कभी भी आपने नोट नहीं किया तो आप नोट करना कि उसमें जैसे इस तरह से रेड लाइन आती रहती है, वो कभी ज़्यादा कभी कम होती है, कभी ज़्यादा कभी कम होती है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी आवाज़ है तेज या धीमी होती है। तो आयाम होता है वो किसी भी माध्यम में जो आवाज़ गति करती है उस आवाज़ के अधिक या कम होने का पर को निर्भर करता है। यानी एम्पलीफायर है वही इसे डिसाइड करता है कि आवाज़ तेज है या कम होगी। तो किसी भी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। ये तो एक डेफिनेशन हो गई एनसीईआरटी से। जो भी माध्यम है उसमें जो मूल स्थिति है जो चल रही है उसके दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ जो होता है उसे तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए से निरूपित करते हैं, क्योंकि इसे एम्पलीफायर भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसके लिए इसे ए से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होता है। यानी जो दाब या घनत्व का मात्रक होता है वही इसका मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ही ज्ञात की जाती है। हम कहते हैं ना कि जैसे एम्पलीफायर बहुत तेज कर देते हैं किसी भी साउंड का तो आवाज़ बहुत तेज हो जाती है, जो हमारे कानों को सुहाती नहीं है, चुभती है, तो कठोरता आवाज़ में आ जाती है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे संगीत सुनते हैं, एम्पलीफायर उसका कम होता है, आयाम कम होता है, तो हमें मीठी आवाज़ मीठी संगीत सुनाई देता है, तो उसकी मृदुता का निर्धारण करता है। तो किसके कारण, प्रबलता या मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात करती है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, जो भी ये लक्षण है आपसे इन्हीं में से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहेगी, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए आयाम के कारण क्या होता है, तारतम्य के कारण क्या होता है, प्रबलता के कारण क्या होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ध्वनि की प्रबलता या मृदुता मूलतः उसके आयाम से ज्ञात की जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें, यदि हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारें तो हमें एक मृदु ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हम कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। भाई धीरे से चोट मारोगे तो ध्वनि ऊर्जा भी कम उत्पन्न होगी, तरंग है वो कम उत्पन्न होंगी, तो हमें मृदु आवाज सुनाई होगी। लेकिन जोर से चोट मारें तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। हमें जोर से चोट मारेंगे, किसी भी चीज पर जोर से चोट मारोगे तो हमें बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है कि उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग फैलती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम और प्रबलता दोनों ही कम होते जाते हैं। जो प्रबल ध्वनि होती है अधिक दूरी तक चल सकती है, इसके लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें, और हमें देर तक ध्वनि सुनाई देती है। तो जैसे आपने देखा कि जो तरंग है उसमें कंपनों की संख्या अगर कम है,
ठीक है, यानी आवृत्ति निम्न है, एक तरह से कंपनों की संख्या कम है तो आवृत्ति निम्न हो गई, तो हमें मृदु ध्वनि सुनाई देती है, यानी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है तो हमें मृदु ध्वनि सुनाई देती है, यानी इसका आयाम कम होता है। लेकिन अगर विक्षोभ अधिक है, यानी कंपनों की जो संख्या है वो अगर किसी ध्वनि में अधिक है तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देती है। तो ध्यान रखना, मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का जो आयाम है वो अधिक होता है, यानी कठोर ध्वनि होती है वो अधिक आयाम वाली ध्वनि होती है और मृदु ध्वनि होती है वो कम आयाम वाली ध्वनि होती है। तो ये आयाम हो गया। अब इसमें एक अगला गुण है ध्वनि का, अगला गुण होता है ध्वनि की गुणता, जिसे टिम्बर भी कहती है। ध्वनि की गुणता क्या लक्षण है? वह अभिलक्षण होता है जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। तारत्व से हमें पता चलता है कि जो ध्वनि होती है वो तीक्ष्ण है या मोटी है या महीन है, तो वो तारत्व होता है। जबकि प्रबलता होती है, यानी तेज आवाज है कम आवाज है, तो किसी भी ध्वनि की तारत्व और प्रबलता दोनों जो ध्वनि होती हैं उनमें जो अंतर करता है, यानी हम ये गुण सोचते हैं कि जो तीक्ष्ण है ना, तेज है तो अब उसकी प्रबलता अधिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों ध्वनियों में जो अंतर करने का जो गुण है उसे ही हम ध्वनि की गुणता कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं और अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम स्वर कहते हैं, और ये सुनने में हमें सुखद लगते हैं। अब आप देखिए कि जैसे कोई जो होता है, जैसे आप ढोल है, जैसे ही ढोल पे डंका डाला जाता है तो अभी बहुत तेज आवाज सुनाई देती है, तो उस एकल आवृत्ति है, मतलब एक ही आवृत्ति उसमें चल रही है, उस ध्वनि को हम टोन कहते हैं, जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। जैसे लेकिन अगर कहीं पे म्यूजिक सेट है, ऑर्केस्ट्रा हो रही है, कहीं पे म्यूजिक सुनाई देता है, तो बहुत सारी ध्वनियाँ एक साथ काम करती हैं, यानी अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ काम करती हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जो फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं उनका मिश्रण होता है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो स्वर उत्पन्न करती है। यानी जो संगीत या जो ऑर्केस्ट्रा पार्टी वगैरह होती है उनमें जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो स्वर बनाती है, और इसके कारण वो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं। शोर कर्णप्रिय नहीं होता, जबकि संगीत सुनने में अच्छा लगता है। जैसे ढोल है, उससे लगातार पीटा जाता है तो वो एक शोर उत्पन्न करता है जो हमें कानों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहीं जो संगीत होता है, जो बहुत सारी आवृत्तियों का मिश्रण होता है, वो हमें सुनने में सुखद लगता है। तो ध्यान रखना, ध्वनि की गुणता क्या निर्धारण करती है? तारत्व और जो प्रबलता है उसकी ध्वनियों में जो अंतर होता है उसका निर्धारण करने का काम करती है। ये हो गया इसका अगला गुण, ध्वनि की गुणता। अब अगला गुण आता है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि में जो तीव्रता आती है वो किस कारण से होती है? किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली, यानी कोई भी एक एरिया है, उस एरिया से 1 सेकंड में जो अचानक से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि, क्योंकि ध्वनि एक ऊर्जा है तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में निकलती है, उसी को हम ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कंपन के आयाम पर, यानी जहाँ पे आयाम अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता अधिक होगी, आयाम कम होगा तीव्रता कम होती है। तो ध्वनि की तीव्रता और इसके अलावा किस किस पर निर्भर करती है? ध्वनि स्रोत की शक्ति पर निर्भर करती है, श्रोता और स्रोत की बीच की दूरी पर निर्भर करती है, यानी जो ध्वनि स्रोत चल रहा है, जैसे एक ढोलक चल रहा है तो उसकी आवाज़ अलग होगी, अगर एक वायलिन बज रही है, बांसुरी बज रही है, तो उसकी तीव्रता अलग होती है। इसके अलावा हम इससे कितनी दूरी पर खड़े हैं, यानी श्रोता हमारे सुनने वाले और जो स्रोत है, जैसे श्रोता मतलब हम हो गए और स्रोत, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है उस पर भी निर्भर करती है। उसी से भाई हम बहुत दूर हैं तो हमें ध्वनि की तीव्रता कम सुनाई देगी, पास में है तो हमें ध्वनि की तीव्रता तेज सुनाई देगी। इसके अलावा छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परावर्तनों पर भी निर्भर करती है। ये भी ध्यान रखना कि जैसे आप कहीं पे मूवी देखने जाते हैं तो पूरा जो अंदर का थिएटर बनाया जाता है वो साउंड प्रूफ बनाया जाता है, तो उसमें क्या आवाज़ परावर्तन होती है लेकिन गूंजती नहीं है, वो आवाज़ हमें कहीं से ना कहीं पर्दों के अंदर अवशोषित कर ली जाती है, जैसे सेट होती है। तो हमें ध्वनि की जो तीव्रता है वो एक लिमिट जो हमें कानों को अच्छी लगती है वही सुनाई देती है। इसके अलावा आप खाली कमरा ले लो जिसमें कोई साउंड प्रूफ नहीं है, उसमें ढोलक आप बजाओ, उस आवाज़ को अगर आप सुनोगे
तो वो आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। तो ध्यान रखना, ध्वनि स्रोत की शक्ति पर, श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी पर, छत, फर्श और दीवारों पर होने वाले परावर्तनों पर ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। यदि हम ध्वनि स्रोत को बिंदु स्रोत मानते हैं और अवशोषण और परावर्तनों को नगण्य मान लिया जाए, तो ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू 1 स्रोत से दूरी के वर्ग पर निर्भर करती है, जिसे हम डी स्क्वायर से भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी तीव्रता को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तीव्रता इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। यानी जितनी दूरी अधिक होगी उतनी तीव्रता कम होगी, यानी दूरी के भी वर्ग में तीव्रता निर्भर करती है। तो जितनी तीव्रता अधिक होगी, वहीं जैसे दूरी कम होगी तो तीव्रता अधिक होगी, लेकिन अगर दूरी अधिक होती है तो तीव्रता कम होती है। तो ये ध्वनि की तीव्रता हमने देख ली। अब अगला आता है ध्वनि प्रबलता। ये हाल एक एक पॉइंट्स है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, आपको सब कुछ ये याद रखना और समझना है, क्योंकि ध्वनि ये चीज़ें हैं आपसे इस तरह से ही पूछी जाएंगी। मैंने पूरा एनसीईआरटी से आपको बताया है। साउंड लाउडनेस, यानी ध्वनि की जो प्रबलता होती है इसको बोलते हैं साउंड लाउडनेस, यानी ध्वनि में कितनी अधिक आवाज है वो उसकी ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशील जो माप होती है उसे ही प्रबलता कहते हैं। यानी जैसे अगर कोई जोर जोर से ध्वनि सुनाई दे रही है और वो ध्वनि हमें सुनने में अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कहते हैं कि इसकी आवाज बहुत अधिक है, ये लाउडनेस है, तो वो ध्वनि की प्रबलता होती है। जो हमारे इसे हम शोर से भी व्यक्त कर सकते हैं। यद्यपि दो ध्वनियां समान तीव्रता की तो हो सकती हैं, फिर भी हम एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि ये ध्यान रखना, कंपन का जो आयाम बढ़ेगा उससे कठोरता या प्रबलता बढ़ेगी। इसके कारण ध्वनि की जो प्रबलता है वो भी आयाम पर निर्भर करती है। यानी आप जब आयाम बढ़ेगा तो किसी चीज़ की आवाज़ बढ़ जाएगी। जैसे आप साउंड ले लीजिए, अगर उसका एम्पलीफायर बढ़ाया जाएगा तो आप तो उसका जो आवाज़ है वो बढ़ेगी, आवाज़ बढ़ेगी, ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी, इससे हमें शोर अधिक सुनाई देता है। इसी प्रकार कम करेंगे एम्पलीफायर को तो आवाज़ कम सुनाई देगी और ध्वनि की प्रबलता भी कम होगी। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ सकते हैं। ध्वनि की प्रबलता शोर पर निर्भर करता है। शोर और ध्वनि की प्रबलता दोनों का मात्रक क्या है? डेसिबल होता है। डेसिबल का संबंध ध्वनि प्रदूषण से हम मानते हैं। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो ध्वनि तरंगों की ऊर्जा तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। यानी ध्वनि की प्रबलता किस किस पर निर्भर करती है? ध्वनि तरंगों की ऊर्जा। भाई जब ध्वनि गति करती है, इस तरह से ध्वनि जाती है, तो जितनी अधिक उसमें ऊर्जा होगी ध्वनि उतनी दूरी तक जाएगी। ठीक है। और तरंग दैर्ध्य यानी एक तरह से क्या होती है? दूरी होती है। यानी जितनी अधिक दूरी होगी उसकी प्रबलता उतनी ही कम होती जाएगी। भाई आप ढोल की आवाज पास में खड़े हो सुनो तो आपको बहुत तेज सुनाई देगी, लेकिन कहीं आप वहीं दूर खड़े हुए हो तो उसकी प्रबलता आपको कम सुनाई देगी। तो ध्वनि तरंगों की ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि की जो प्रबलता है वो निर्भर करती है। तो आपको ध्वनि की प्रबलता भी संबंध समझ में आ गया होगा, ये एक तरह से शोर ही होता है। ठीक है। इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक दो, उसको भी हम देख लेते हैं कि विभिन्न वस्तुओं की जो प्रबलता व जो तारतम्य है उसकी विभिन्नता के कारण हम उनमें अंतर कर सकते हैं। यानी जो वस्तुओं में प्रबलता क्या होगी? तेज आवाज और कम आवाज हो गई, जबकि तारतम्य क्या हो गया? तीक्ष्ण आवाज या महीन और भारी आवाज हो गई। तो उनमें जो भिन्नता है उनमें भी हम अंतर कर सकते हैं। किसके कारण? जैसे शेर की दहाड़ की प्रबलता मच्छर की भिनभिनाहट से अधिक होती है। जब अब मच्छर भिनभिनाता है तो उसकी आवाज़ है कम होती है, लेकिन जो शेर की दहाड़ बहुत अधिक होती है तो वो प्रबलता होती है। क्या होती है? प्रबलता होती है। जबकि शेर की दहाड़ का जो तारतम्य है मच्छर की भिनभिनाहट से कम होता है। यानी जो शेर का जो दहाड़ होती है उसमें जो तीक्ष्णपन होता है वो कम होता है, लेकिन जो मच्छर भिन 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 हमारे ऊपर करता है उसका जो तारतम्य अधिक होता है, क्योंकि उसको वो अधिक तीक्ष्ण ध्वनि होती है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ भी ले तो प्रबलता किसकी अधिक होती है और तारतम्य किसका अधिक होता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट है, अब इसमें हम तरंग वेग के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा तरंग दैर्ध्य पढ़ लिया हमने, जो एक तरह से लैम्डा होता है जिसे हम दूरी से भी व्यक्त करते हैं, और या इसको हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं।
ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा आवृत्ति भी हमने पढ़ लिया। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा कि 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। अब तीसरा शब्द है इसमें तरंग वेग। ये तीनों शब्द एक दूसरे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इनको वापस से आपको बताया है। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है वो तरंग वेग कहलाती है। कैसे? जैसे कोई तरंग है, ये तरंग हमने देखी, इस तरंग में एक संपीड़न क्या हो गया, ये दोनों हिस्सा हो गए, जबकि विरलन क्या हो गया, नीचे वाला हिस्सा हो गया, घाटी वाला क्षेत्र हो गया। तो एकांक समय में तय की गई दूरी, इतनी दूरी जो लैम्डा दूरी इनके द्वारा तय की जाती है वो ही उसका वेग कहलाता है। कितने समय में? टी सेकंड में। कितने समय में? टी सेकंड में जो दूरी इन दोनों के बीच, चाहे शिखर क्षेत्र ले लो या संपीड़न क्षेत्र ले लो या घाटी क्षेत्र ले लो या विरलन क्षेत्र ले लो, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो दूरी तय की जाती है उसे ही तरंग वेग कहते हैं। पहले तो ये समझना है। तो वेग बराबर हमने देखा है क्या होता है। वेग बराबर हम पहले भी जानते हैं। वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। तो वेग किससे व्यक्त करते हैं? हम v से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे हम दूरी को किस रूप में ले रहे हैं? लैम्डा के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य कोई ही दूरी मानते हैं, बटे में समय के रूप में हम क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वेग बराबर लैम्डा बटे टी होता है। ठीक है, अब इसको हम आगे इसको समीकरण को हल करते हैं। तो इसको हम समीकरण को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा लैम्डा इंटू 1/t भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक समीकरण हो गया, क्योंकि b बराबर हम क्या लिखते हैं? लैम्डा बटे टी भी लिखते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इंटू 1/t भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टी तो नीचे है, तो इसको 1/t के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे लैम्डा एक ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है और तरंग द्वारा एक आवर्त काल में चली गई दूरी होती है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं 1/t बराबर एक चीज़ और होती है, क्या होता है? न्यू होता है, यानी आवृत्ति होती है। ये भी हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर 1/t होता है। तो अगर हम 1/t के स्थान पर न्यू भी लिख दें तो भी हमारा चल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b बराबर न्यू बटे लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो हमें एक नया समीकरण प्राप्त हो जाता है कि वेग बराबर क्या हो गया? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य भी इसको हम बोल सकते हैं। तो वेग बराबर क्या हो गया? आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य भी लिख सकते हैं। समीकरण याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है और इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया भी गया है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे हो गया कि v न्यू बराबर, ये न्यू है, न्यू बराबर क्या होता है? 1/t होता है। तो हम v बराबर लैम्डा इंटू न्यू या वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति भी लिख सकते हैं। ओके, किसी भी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर होता है। ध्यान रखना, एक किसी भी माध्यम मतलब एक मान है और समान भौतिक परिस्थितियां हैं, तो ध्वनि का वेग होता है सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि इसकी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके आधार पर कैसे आप उसको हल कर सकते हो। चूंकि वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति होती है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन आपसे इसी रूप में पूछा जा सकता है। किसी ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वो 2 किलो हर्ट्ज है। कितनी आवृत्ति दे रखी है? 2 किलो हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। तो 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया क्या निकालना है, आपको टी इसमें निकालना है। लेकिन इसमें टी निकालने से पहले हमें इसका वेग निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास आवृत्ति है और तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य है, तो हम वेग आराम से निकाल सकते हैं। तो आवृत्ति कितनी है हमारी? 2 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज किस में है? किलो में है। तो हमें किस में बदलना होगा? इसको मीटर वाले हर्ट्ज में बदलना होगा, क्योंकि इसका मात्रा कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज ही होता है। तो 2 किलो हर्ट्ज का मतलब कितना हो गया? 2000 हर्ट्ज हो गया, क्योंकि 1 किलो बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 2000 हर्ट्ज हो गया। तरंग दैर्घ्य कितनी दे रखी है हमारी? 35 सेंटीमीटर है। तो ये मीटर में कर लिया हमने कन्वर्ट, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर कितना आ जाएगा? 0.35 मीटर आ जाएगा। चूंकि वेग बराबर कितना होता है? लैम्डा तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति होता है। तो हम इसको लिखेंगे इनके मान को। तो तरंग दैर्घ्य कितना हमारा? 0.35 मीटर है और आवृत्ति कितनी है हमारे पास? 2000
हर्ट्ज है। जब इसको हल करेंगे तो हमको पता है 35 इंटू 2 करने पर कितना आएगा, 70 आता है। 3 जीरो हम ऐसे के ऐसे ही लगा देंगे और 35 से आगे 2 पॉइंट्स हैं, हम 2 पॉइंट्स को इसमें हटाएंगे तो हमारा मान आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। कितना मान आएगा हमारा, 700 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपका सॉल्व हो गया। आपने क्या निकाल लिया, ये वेग निकाल लिया। वेग कितना हो गया, 700 मीटर पर सेकेंड हमारा आ गया। अब वेग से हम समय निकाल सकती हैं, क्योंकि हमें इसका एक और फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है इसका एक और फॉर्मूला। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है कि वेग बराबर दूरी बटे समय भी होता है। कितना होता है, दूरी बटे समय भी होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेग बराबर दूरी बटे समय, ये भी होता है। ठीक है, तो वेग हमें मालूम है, दूरी हमें 1.5 किलोमीटर दूरी हमें दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। क्योंकि किलोमीटर में दे रखी है तो आपको मीटर में चेंज करना होगा। जब आप मीटर में इसको चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका कितना मीटर हो जाएगा, 1.5 इंटू 1000 मीटर से भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर इसको 1500 मीटर भी आप इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जैसे आपको 1.5 किलोमीटर है, इसको आप 1000 मीटर से गुणा करोगे तो आपका कितना मान आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम समय हमारा क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे वेग होता है। समय बराबर दूरी बटे वेग होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी क्या है हमारे पास 1500 मीटर, वेग कितना है हमारे पास 700 मीटर। तो हमारा मान आ जाएगा 15/7 बराबर 2.1 सेकेंड। कितना, 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में 2.1 सेकेंड लगेगा। तो आपको ध्यान रखना, इसमें आपके दोनों फॉर्मूले जो है काम कर रहे हैं, दोनों फॉर्मूले आपके यूज़ हो गए। तो आपको फ्रेंड्स कभी भी ध्यान रखना, आपकी जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन करो तो उसमें जितने भी फॉर्मूले लग सकें पहले आप निकालना सीखो कि आपको क्या निकालना है, फिर के बाद क्या क्या मान है जिससे हमें कौन सा मान निकल सकता है, और इसके आधार पर फिर हम आगे फॉर्मूले से जो अभी हमें पूछा गया है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा, ये हमने तरंग वेग देख लिया। अब है ध्वनि की चाल, क्योंकि ध्वनि की चाल है जो कि माध्यम पर निर्भर करती है। हमने देखा है निर्वात में तो ध्वनि की चाल होती ही नहीं है। तो अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। वो कैसे होती है और किस किस इसके गुण पर निर्भर करती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचारित होती है। ठीक है, ध्वनि वायु हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसी भी माध्यम में निश्चित चाल से संचरित होती है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है। यानी जो माध्यम है उसके भी गुणों पर ये निर्भर करती है। यानी वायु हो, ठोस हो या द्रव हो, इसके जो अंदर के गुण हैं उन पर भी ये ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। किस किस पर निर्भर करती है, माध्यम के ताप पर और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। किसी भी माध्यम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.1 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। ये भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी भी माध्यम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम अगर ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन वहीं अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए तो ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप इसको कैसे हल करके देख सकते हो। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हो गई, 331 मीटर पर सेकेंड हो गई। चूँकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही ताप बढ़ता है ध्वनि की चाल 0 पॉइंट कितनी बढ़ जाती है, 61 मीटर बढ़ जाती है। तो हमने ताप कितना कर दिया, 0 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया है। तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाएगी, आपको उससे जितनी भी चाल है उससे आपको गुणा करेंगे तो आपका मान आ जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हाँ, तो हमको कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हर सेंटीग्रेड पर कितना बढ़ता है, इस हर सेंटीग्रेड पर 0.61 मीटर बढ़ता है। तो 0.6 मीटर इसका ताप बढ़ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मान लगभग आता है 13 मीटर के समथिंग हमारा मान आएगा। तो इसको कितना आएगा, तो कितना ताप बढ़ गया, क्योंकि 0 पे कितना है 331 मीटर है। तो इसको हम इसके गुणा करेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा, 344 मीटर पर सेकंड लगभग आ जाएगा। तो आपसे को ध्यान रखना, आपको कैलकुलेशन भी पता होनी चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं
कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना वायु का ताप है, तो अगर हमने जैसे 13 सेकंड कर दिया, 15 सेकंड कर दिया, कितना भी सेकंड कर दिया, इस पर वायु का ताप क्या हो, वायु में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, तो आप निकाल सकते हो। हालांकि आपसे या तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अगर इस तरह से पूछ लें तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जितना डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ेगा उसको 0.61 मीटर से गुणा कर दो, और उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल दे रखी है उसमें आप ऐड कर दोगे तो आपका मान आ जाएगा। तो आपको इस तरह से ये निकालना भी आना चाहिए। मैंने आपको अब है विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की चाल है वो भिन्न भिन्न होती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ध्वनि की जो चाल होती है ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है और गैस में सबसे कम होती है। तो ध्वनि की चाल ठोस से गैसीय अवस्था की ओर हम जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। तो न्यूटन ने इसमें कुछ बताया है कि किसी माध्यम में जो ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करती है। किसने बताया है? न्यूटन ने सिद्ध किया था। यानी उन्होंने बताया था कि जो ध्वनि की चाल है माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है। तो न्यूटन ने सैद्धांतिक गणना के द्वारा ये सिद्ध किया था कि किसी माध्यम का प्रत्यास्था गुणांक अगर E है और घनत्व D हो तो उस माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल B बराबर √E/D से व्यक्त करती हैं। ये न्यूटन का दिया हुआ नियम है कि E और घनत्व उन्होंने दो चाल है वो मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करना बताया था। अभी मैंने एक चीज और बताई थी इससे पहले, वो एनसीईआरटी में आपको दे रखी है कि ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। लेकिन इसके साथ ही अब हम इसमें न्यूटन ने क्या बताया था कि जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर भी निर्भर करती है। तो न्यूटन ने इसे सिद्ध करके बताया था कि अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल होती है। तो B बराबर √E/D से इसे व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा सा लेवल हाई आता है तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्था अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना कि प्रत्यास्था है वो द्रवों में अधिक होती है और ठोसों में प्रत्यास्था सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक और ठोसों में सबसे अधिक ध्वनि की चाल अधिक होती है। यानी जिसमें प्रत्यास्था अधिक होगी उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। ये भी न्यूटन ने सिद्ध किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ध्वनि की चाल होती है माध्यम की प्रत्यास्था और घनत्व पर भी निर्भर करती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लें ठोस, द्रव और वायु तीनों में। तो जैसे इस्पात है, इस्पात में ध्वनि की चाल 5000 मीटर पर सेकंड होती है, जल में 1450 मीटर पर सेकंड, और जो शुष्क वायु होती है उसमें 331 मीटर पर सेकंड होती है। कौन सी वायु? बिल्कुल जो शुष्क होती है उसमें 331 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन आप देखना कि जहाँ पे आर्द्रता होती है, जिस दिन जो मौसम में ठंडक होती है तो नम वायु हो जाती है और नम वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपने कभी देखा कि जब ठंडी जगह पर आप जाते हो वहाँ पे आप जोर से चिल्लाओगे तो आवाज़ बहुत तेज सुनाई देती है। उसका कारण यही है कि नम वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तो ये तो हमने ध्वनि के बारे में पूरा देख लिया। इसके साथ ही हमने एक और पढ़ा था कि जो प्रकाश की तरंग होती है, प्रकाश का जो वेग होता है वो ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है। क्योंकि प्रकाश, जैसे आप सूर्य से हमारे पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो किस वेग से आता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता है। प्रकाश का वेग किस वेग से आता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। जबकि जैसे हिसाब से देखें तो ध्वनि की चाल है वो प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। यानी प्रकाश का वेग बहुत अधिक और ध्वनि का जो वेग है या चाल है वो बहुत कम होती है प्रकाश की तुलना में। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भी हम देख सकते हैं कि आप जब भी बिजली की चमकती है, जब बादलों में बिजली चमकती है तो हम देखते हैं कि बिजली की चमक पहले सुनाई देती है और उसकी गरज हमें बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश का वेग है वो अधिक होता है तो हमें चमक पहले सुनाई देती है, जबकि जो गरज होती है यानी ध्वनि की चाल थोड़ी कम होती है, इसलिए हमें बाद में सुनाई देती है। इसी तरह से आपने कभी भी देखा होगा कि जब आप दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं
तो आपको पहले पटाखे, जब आसमान में आप पटाखे छोड़ते हैं तो पहले हमें उसकी चमक दिखाई देती है, फिर उसके बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसका भी कारण यही है, आपसे पूछ भी सकते हैं इनका रीज़न क्या है। तो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, यानी किसी पटाखे की ध्वनि के प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद ही हमें सुनाई देती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होती है, और वायु में ध्वनि की चाल आपको ज़्यादा याद नहीं रखोगे, आपको इतना याद रखना है कि वायु में जो ध्वनि की चाल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देख लिया कि जो भी इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं जो ध्वनि से रिलेटेड है, ध्वनि की प्रबलता हो, ध्वनि का आयाम हो, ध्वनि का वेग हो, तरंग वेग हो, इसकी तीव्रता हो, गुणता हो, इनके बारे में अच्छे से आपको समझना है। साथ में ध्वनि से ये किस तरह से रिलेटेड है उनको भी आपको अच्छे से समझना है। आप इस तरह से 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आओगे। साथ में हमने देखा ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या क्या होती है, ठोस में अलग, द्रव में अलग अलग और गैस में अलग होती है, यानी वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रकाश और जो ध्वनि की चाल है उसमें क्या डिफरेंस है, तो ध्वनि की चाल प्रकाश के वेग से बहुत कम होती है, जिसके कारण ही एक पटाखे फोड़ने पर हमें पहले चमक दिखाई देती है, फिर उसके बाद आवाज़ सुनाई देती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज ध्वनि की चाल के दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद इसमें ध्वनि का जो परावर्तन है, प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, पराध्वनि क्या होती है, पराश्रव्यता, ध्वनि की पराश्रव्यता क्या होती है, कान की संरचना, ये सब एनसीईआरटी में कुछ और टॉपिक दे रखे हैं जिन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।